आज थोड़ा सा क्लास लेट शुरू हुई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से आज की क्लास डिले से शुरू हो रही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पर डे प्रैक्टिस सेट चल रहा है और वह पर डे प्रैक्टिस सेट की जो टाइमिंग थोड़ा सा आज डिले होने के हो गया है। तो कोई चलिए जुड़ चलिए, जो लोग ना जुड़े हों जल्दी से जुड़ चलिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय ऑफर चल रहा है, मात्र 149 रुपीज़ पर मंथ का थ्योरी के क्लास के साथ भी ऑफर चल रहा है। इस समय अगर आप थ्योरी ले लेंगे तो थ्योरी भी पूरे महीने तक को आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फिनाल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके देता है, जो क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, बनने वाला उत्पाद होता है। देखिए, फिनाल है, ये फिनाल की चर्चा की जा रही है। फिनाल है, किसके साथ कह रहा है कि थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। अगर इसको साथ फिनाल के 2 मोल लिए जाएं तो C6H5OH का H2SO4, तो जो बनता है फिनाप्थिलीन बनता है। देखिए, जो फिनाप्थिलीन होता है ये उसका स्ट्रक्चर फिनाप्थिलीन का होता है। यह हमारा बेसिक मीडियम में क्षारीय होता है और अम्लीय मीडियम में क्या होता है। बेसिक मीडियम में तो पिंक कलर देता है, लेकिन यह अम्लीय माध्यम में कलरलेस, अर्थात यह अगर इसको अम्लीय माध्यम में रखा जाए, अम्लीय माध्यम में, तो यह रंगहीन होता है। क्यों? क्योंकि H+ का आयनाइजेशन नहीं हो पाता। आयनाइजेशन ना होने के कारण से क्या होगा कि यह आयनाइज नहीं हुआ। अगर आयनाइज नहीं हुआ तो कलर नहीं शो करेगा, अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फिनाप्थिलीन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संक्रमण श्रेणी की धातुओं का विशिष्ट गुण होता है। ये प्रवृत्ति ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं। ये सभी धातु उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है या रंगीन यौगिक बनाते हैं। उपरोक्त सभी, देखिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो जो है प्रवृत्ति ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। एकदम सही कह रहा है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सभी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं वेरिएबल। ये सभी धातु उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। मैग्नीज भी करता है, कोबाल्ट भी करता है, निकिल भी करता है, क्रोमियम भी करता है, एंड सो ऑन। ये सभी हमारे क्या होते हैं कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, अर्थात पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी करा। ये रंगीन यौगिक होते हैं। आप जानते होंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने होते हैं वो सभी कलर शो करते हैं। तो कलर मतलब कि वह रंगीन आयन बनाते हैं। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। दूसरे का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय कोट के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की सांद्रता क्या होती है। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती है, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, अभिकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अभिकारकों की सांद्रता की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जल्दी से बता दीजिए आंसर इसका। देखिए, जो कोट के अपक्रिया का अर्धाई होता है टी हाफ, वह प्रोपोर्शनल टू 1/a-1 होता है। किस कोट के कह रहा है, द्वितीय कोट के कह रहा है। तो दिस प्रोपोर्शनलिटी 1/a⁻²-1, दिस वैल्यू टी हाफ 1/a, अर्थात जितना ऑर्डर हो उसके 1 में एक घात को कम कर दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में 273 नैनोमीटर पर किस यौगिक का लैम्डा मैक्स होगा।
देखिए लैम्डा मैक्स आपका 273 की बात कर रहा है। देखिए कैसे निकालते हैं, अगर इसका निकाला जाए लैम्डा मैक्स, बेस वैल्यू है, हेट्रो एनुलर डाइन है, और हेट्रो की बेस वैल्यू कितनी होती है 214 नैनोमीटर। एक रिंग रेजिड्यू यहाँ, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ, और एक जो साइक्लिक, तो टोटल कितने हो गए 15 रिंग रेजिड्यू के और एक जो साइक्लिक के, तो 5 कितना हो गया 20, 234 हो जाएगा, अर्थात ये तो होगा नहीं। अब देखिए यह हमारा क्या है, होमो है, होमो होने के कारण से बेस वैल्यू कितना होगी 253, 1 2 3 3 और एक जो साइक्लिक 4, तो कितना हो जाएगा 53 धन 15 रिंग रेजिड्यू के हो गए, और इक्जो के एक, तो कितना हो गया 5, 273, अर्थात पहला ही यौगिक हमारा सही होगा। अरे दीपक जी 3 का सी कर रहे हैं, 3 का सी देखिए, देख लेते हैं इसका भी लैम्डा मैक्स है। बेस वैल्यू कितना, बेस वैल्यू 253, एक रिंग रेजिड्यू, 2 रिंग रेजिड्यू, 3 रिंग रेजिड्यू, 3 रिंग रेजिड्यू बराबर 15, 1 एल्किल ग्रुप, दिस इज योर एल्किल ग्रुप है, ये हमारा इक्जो है। एल्किल ग्रुप का कितना हो जाएगा 5 होता है, और इक्जो का होता भी 5 है, तो 5 278 आएगा इसका। ये तो होगा ही नहीं, नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा नाइट्रो एनिलीन में होते हैं, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम, बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, नाइदर क्रोमोफोर नॉर ऑक्सोक्रोम। पैरा नाइट्रो एनिलीन में कौन कौन से होते हैं। देखिए जो पैरा नाइट्रो एनिलीन होते हैं वह क्रोमोफोर भी होता है और ऑक्सोक्रोम भी होता है। कैसे चेक करते हैं जरा देखिए, जो क्रोमोफोर होते हैं, देखिए क्रोमोफोर कोवलेंटली सैचुरेटेड, क्रोमोफोर क्या होते हैं कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। ये क्या होते हैं क्रोमोफोर, क्रोमोफोर हमारे होते हैं डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड वाले। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं जो उससे जुड़ने के बाद वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हैं। तो सही आंसर होगा बोथ क्रोमोफोर, यह हमारा कहलाएगा क्रोमोफोर, और यह कहलाता है हमारा ऑक्सोक्रोम। रोहित यादव गुड इवनिंग, चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। यदि एक वाष्प इंजन उच्च दाब इतना केल्विन 400 केल्विन और 300 केल्विन के मध्य कार्य करता हो तो इंजन में की दक्षता इनमें से क्या होगी। देखिए इंजन की दक्षता जानना चाहता है, और आप लोगों ने कार्नाट साइकिल्स में पढ़ा है एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 माइनस T1 300 अपॉन 400, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस 0.75, दिस इक्वल टू 0.25। तो इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 0.25 के बीच में। हो गई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि समान अणुसूत्र वाले ईथर की तुलना में एल्कोहल कम वाष्पशील होता है, इसका क्या कारण होता है। ईथर हैव ए डाइपोलर करेक्टर, एल्कोहल हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एल्कोहल।
देखिए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है तो कंपाउंड का सदैव बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो कह रहा है तुलना में वाष्पशील क्यों होते हैं, समा ईथर की तुलना में एल्कोहल कम वाष्पशील क्यों होते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि ईथर में जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसमें नहीं पाई जाती है, उसमें पाई जाती है। इस कारण से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो उसके संवेग की अनिश्चितता क्या होगी। देखिए, अगर कह रहा है इलेक्ट्रॉन की स्थिति, देखिए आपने पढ़ा होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई, उसके संवेग की अनिश्चितता तो डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू 0, तो डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू इंफिनिटी, अर्थात अनंत मिलेगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें दिए गए उत्तर में से कौन से आंसर सही होंगे। अगर देखा जाए तो जो पहला है टीएमएस, टीएमएस होता है टेट्रामेथिलसिलेन। टीएमएस का पूरा नाम है टेट्रामेथिलसिलेन। इसका स्ट्रक्चर होता है एस आई CH3 CH3 CH3। यह हमारा एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है कहाँ, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, तो जिसे एनएमआर या पीएमआर भी कहा जाता है। यह न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, टीएमएस का हो जाएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और यह एनएमआर में एक सिंगल पिक्स ऑब्जर्व होती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है, हुक्स लॉ जो होता है, देखिए यह हमारा आईआर का होता है। हुक्स लॉ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। म्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वी इक्वल टू 1/2 पाई FC अंडर रूट के अपान म्यू होता है। के इज द फोर्स कांस्टेंट। यह ठीक 2FC अंडर के, ये इसका हो गया। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो यूवी से शिफ्ट होता है, जो लैम्डा मैक्स बढ़ता है, तो केमनोफोर कहाँ जाएगा, विजिबल से जाएगा। तो टीएमएस ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, डी का 1, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी मार्कोनी में एचबीआर का योग नहीं देखा जा सकता। कौन सा ऐसा है जिसमें एंटी मार्कोनी का नियम लागू नहीं हो सकता। प्रोपीन, ब्यूटीन 1, पेंटीन 1। जो ब्यूटीन 2 होता है, देखिए इसमें अगर एचबीआर का एडिशन कराया जाए तो चाहे जिस डायरेक्शन में एडिशन कराया जाए, सभी केसेज में क्या होगा, सेम ही ऑब्जर्व होता है। तो अर्थात योग नहीं देखा जा सकता किसमें, सी ऑप्शन ब्यूटीन 2 में जो है यह देखा नहीं जा सकता। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए
और नीचे दिए गए सूचियों का कूटों का प्रयोग करके बताइए। पहला है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, विटिंग रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन। अगर देखा जाए तो विल्फ किस्नर रिडक्शन या सी डबल बॉन्ड, ये जो होता है विल्फ वुल्फ किस्नर या सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करता है। किसके उपस्थिति में? NH2 बेस के प्रेजेंस में। कोई है KOH? हाँ, ये 4 हो जाएगा। विटिंग रिएक्शन में जो होता है वह विटिंग रिएजेंट यूज C6H5 थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, यह विटिंग रिएजेंट होता है जो विटिंग रिएक्शन में किया जाता है सेकेंडरी। बेंजोइन कंडेंसेशन में पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड लिया जाता है। कैनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेट NaOH लिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? A का 4, B का 2, C का 1, D का 3, हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पैरामैग्नेटिक है? देखिए CO स्ट्रांग लिगेंड होता है, पैरामैग्नेटिक वही होगा जिसका एटॉमिक नंबर आड में होगा। देखिए 24 है, 28 है, इसका 26 है, इसका 23 है। वही हमारा क्या होगा? आड नंबर शो करेगा। जिसमें जिसमें आड नंबर होगा वही हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, अर्थात ये सब डाईमैग्नेटिक, यही हमारा पैरामैग्नेटिक। स्ट्रांग लिगेंड के केस में सदैव अगर आड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वह पैरामैग्नेटिक, एंड अदरवाइज जैसे अब वैनेडियम है 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैनेडियम में 23 कितना होता है? 18 3d5 3d3 4s2। कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तो 18, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? 2 2 4 1 5। इस कारण से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से यह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हाइड्रो प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिएक्शन, जिसमें अपक्रिया में शामिल है, उसके लिए उस उच्च उपज के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित क्या होगी? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लोअर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। देखिए जो हमारा रिएक्शन होता है अमोनिया है, अगर यह डेल्टा H प्लस है इट मीन्स डेल्टा H निगेटिव, और डेल्टा H निगेटिव सदैव लोअर टेम्परेचर अर्थात कम ताप का फेवर करते हैं। तो पहले ही चेक कर लिया कि कम ताप कौन कौन वाले हैं। उच्च ताप ये तो दोनों लागू नहीं होंगे। अब देखिए इधर गैसियस मोल कितने हैं? 4 मोल हैं, इधर 2 हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाएगा, अर्थात उच्च दाब भी चाहिए हमको। कम ताप उच्च दाब कौन है? अर्थात हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिट्राफ मेथड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन हाफ डिफरेंशियल मेथड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन विक्टर मेयर टेस्ट। इनमें तरह कौन सा सही है? कौन कौन से 2 स्टेटमेंट सही है? अगर इन दोनों में देखा जाए तो कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, हिट्राफ मेथड्स और मूविंग बाउंड्री मेथड्स। मूविंग बाउंड्री मेथड्स, ये 2 मेथड से डिटर्मिनेशन किए जाते हैं, अर्थात पहला सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन हाफ डिफरेंशियल मेथड, यह भी एकदम सही कह रहा है कि वन हाफ डिफरेंशियल मेथड द्वारा भी ऑर्डर का डिटर्मिनेशन
कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, विक्टर मेयर मेथड या एल्कोहल का टेस्ट है, तो यही हमारा गलत ऑप्शन है, अर्थात 1 और 2 कौन सा सही होंगे? बी ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर अवक्षेपित क्लोराइड आयनों होगा कुल क्लोराइड आयनों का 100% कि 75%? जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या है? प्लेटिनम NH3 का थ्राइस Cl3Cl, जब इसको करेंगे तो या वाटर में आयन करेंगे तो केवल क्या टूटेगा? प्लस और Cl-, एक ही Cl- आयन में बदलेगा। अगर इसे सिल्वर नाइट्रेट देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक ही AgCl बनेगा, अर्थात कुल 4 क्लोराइड में से एक क्लोराइड आयन क्या होगा? बाहर निकलेगा, अर्थात कुल का कितना हो जाएगा? 25%। 4 थे, 4 में एक आयनाइज हुआ तो कितना आएगा? 25% आ जाएगा। अष्टफल की क्षेत्र में डी कक्षक टूटता है 2 लेवल्स में, 3 लेवल्स में, 4 लेवल्स में कि 5 लेवल्स में? देखिए इन octahedral field the d orbital will be split into, d ऑर्बिटल किस में टूटता है? अगर देखा जाए तो क्रिस्टल फील्ड इसे डी जनरेट, डी ऑर्बिटल कहा जाता है। इनकी जो ऊर्जा होती है समान होती है, इस चीज को ध्यान रखें। जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके सभी ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। और यह कितने सेट्स में टूटते हैं? 2 सेट्स में टूटते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल है, एक T2G में टूटेगा, एक EG में टूटता है। इनके बीच की डिस्टेंस को बैरी, यहां से यहां तक को बैरी सेंटर कहा जाता है। ठीक, तो 2 लेवल्स T2G और EG, ये जो T2G होते हैं इनकी एनर्जी कम हो जाती है और EG की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? 2 लेवल्स में ब्रेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सेलेक्ट करिए और करेक्ट आंसर का कोड का यूज करिए। देखिए सबसे आपको ऑप्शन ए चेक करना है। सबसे पहले क्या करिए? इनके साइज का क्रम लिख लीजिए। O-, F-, सोडियम-, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस। देखिए सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन साइज बड़ी होगी, जिसका पर निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो ये आकार का क्रम है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? O- का। इसमें सबसे बड़ी रेडियस किसकी दिखाई जा रही है? O- का कितना है? 1.40 के बराबर हो रहा है। और देखिए F-, उसके बाद जस्ट F- की होगी तो कितना होगा? 1.36 होगा। सोडियम प्लस का कितना होगा? 0.95। और मैग्नीशियम का हो जाएगा हमारा कितना? 0.65। तो सही आंसर जो होगा वह कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 2 3 नहीं, 2 3 4 1, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्रिस्टल की संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्न में से सही समीकरण को चुनिए। यल बराबर डी साइन थीटा, ये सभी साइन थीटा हैं। जल्दी से बताइए आंसर इसका। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। एटीन का सूरज कुमार, गुड इवनिंग सूरज जी। इधर देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्राग्स इक्वेशन। क्रिस्टल के लिए देता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये कौन सा इक्वेशन है? अगर इसे देखा जाए तो 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? यही इक्वेशन सही है। एन देखिए, ये सभी लैम्डा होते हैं। तो इसको जरा सुधार देते हैं। ये थीटा है, ए भी थीटा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, यही हमारा ब्राग्स इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.0 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी ऊर्जा की रिलीज होती है, जितनी ऊर्जा निकलती है वही उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। और यह इनर्ट गैस जो होते हैं, इनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? भरे होते हैं। और भरे होने के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा? अधिक स्थायी होगा। और अधिक स्थायी होने के कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन डालना कठिन होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना कठिन हो जाता है। इस कारण से कहा जाता है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 के बराबर होती है। जो यह जीरो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, चाहे जो एलिमेंट्स की बात की जाए, सभी की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 के इक्वल लगभग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। जल्दी से बता दीजिए। निम्न में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होता है वह दो होते हैं। एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी और डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो होता है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस टी डेल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी।
तो सही आंसर कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एथेनॉल एंड डाई एथिल ईथर आर 100 सेंटीग्रेड 78 पॉइंट। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी द ऑर्डर। इनमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच में होगा? देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? वाटर, एल्कोहल एंड ईथर। सबसे ज्यादा किसका है? वाटर का है। तो वाटर के होने के कारण सबसे ज्यादा क्या होगा? वाटर का होगा, फिर इथेनॉल का होगा, फिर डाई एथिल ईथर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज के अनुसार डॉई बोरेन रखता है बनाना बंद, अंगूर बंद, पाइन सेप बंद, इमली बंद। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाना बंद की पूछ रहा है। देखिए, महेश यादव जी 21 का ए कर रहे हैं, 22। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए, जो लैंग्वेज होता है वह बताता है कि डाइबोरिन जो होता है उसका आकार कैसा होता है, उसका जो बांड होता है वह बनाना जैसे बांड होता है। ये डाइबोरिन की संरचना होती है। इसको और इसको कहा जाता है टर्मिनल बांड, टर्मिनल हाइड्रोजन। इसे क्या कहा जाता है? टर्मिनल हाइड्रोजन। इसे बनाना बांड कहा जाता है। अगर इसको मिथिलेशन किया जाए, अर्थात मिथिल ग्रुप अगर वो किया जाए, तो यही 4 हाइड्रोजन का मिथिलेशन होता है। जो ये हाइड्रोजन होते हैं, एक ब्रिज वाले हाइड्रोजन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित एथिल एस्टोएसीटेट के स्वरूप में कौन सा सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? कीटो पाया जाता है कि इनाल पाया जाता है? इक्वल अमाउंट में कीटो एंड इनाल, इनाल फार्म इज ग्रेटर देन परसेंटेज देन कीटो फार्म। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? देखिए, आपसे जानना चाहता है, किसकी चर्चा कर रहा है? एस्टोएस्टिक एस्टर। एथिल एस्टोएसीटेट की बात कर रहा है। ये एथिल एसिड इसी का नाम है। और आपसे जानना चाहता है यह किस फार्म में स्टेबल होता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है, इसका जो फार्म बनता है CH3 COH, जो इनाल फार्म होता है, यह इनाल फार्म जो होता है हमारा क्या करता है कि ये ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कीटो फार्म, कीटो फार्म अधिक मात्रा में, और ये कहा जाता है लगभग 5% पाया जाता है, 95% पाया जाता है। लगभग ऐसे अप्रॉक्सीमेटली है कि जो कीटो फार्म है वह लगभग 95% पाया जाता है। जो एल्डिहाइड फार्म है वह हमारा 5% पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कीटो फार्म जो होता है
ज्यादा स्टेबल होता है। इसका जो CH2 ग्रुप होता है हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, अर्थात बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। जितने भी रिएक्शंस होने हैं सभी CH2 पर ही हमारे होते हैं, तो इसी CH2 पर ज्यादातर रिएक्शंस हमारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण के लिए कौन सा संबंध सही है? देखिए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की चर्चा कर रहा है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए लवण में कौन सा संबंध सही नहीं है? देखिए, दुर्बल अम्ल कह रहा है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की चर्चा कर रहा है। देखिए, हमेशा जो लिखा जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच इज इक्वल टू के ए अपान के डब्ल्यू अपान के बी। जो भी कांस्टेंट होगा वीक होगा, जहां पर सदैव इसका दुर्बल डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी। अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लिखा जाए, किसका? प्रबल क्षार का, तो के एच इक्वल टू लिखा जाता है हमेशा, जो वीक होगा उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाएगा के डब्ल्यू अपान के। दुर्बल प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का अगर है तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपान के बी होगा। हमेशा जो वीक होगा उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट नीचे लिख उठेगा। जैसे इसमें दोनों दुर्बल हैं तो दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे, इसमें दुर्बल अम्ल डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो यहाँ के लिखा गया, इसमें दुर्बल क्षार है के बी है, इसका के बी लिख दिया गया। इस तरीके से याद करने का आपका तरीका हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता यदि उस गैस का ताप क्रांतिक ताप से, ताप अधिक है, क्रांतिक ताप से, क्रांतिक दाब से, क्रांतिक आयतन से, क्रांतिक घनत्व से। जल्दी से बता दीजिए आंसर इसका। दीपक कह रहे हैं 25 का ए ऑप्शन होता है। कोई भी गैस, ठीक है रोहित, रविकांत, कोई भी गैस यदि क्रांतिक ताप से अधिक टेम्परेचर है तो उस गैस को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि जो ताप होगा वह सदैव क्रांतिक ताप से, ताप क्या होना चाहिए? यह हमारा क्रांतिक ताप है, इससे सदैव कम होना चाहिए। अगर कम होगा तभी गैस हमारी द्रवित हो सकती है, अन्यथा चाहे हम जितना प्रेशर लगाएं कभी भी द्रव गैस अवस्था में बदलती नहीं। समझ लीजिए फिर से। कोई, देखिए, यदि आप कोई क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? ऐसा ताप जिसके ऊपर गैस को चाहे जितना प्रेशर लगा ले द्रव अवस्था में न बदल सके, उस ताप को हम क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप के नीचे, राजभर जी गुड इवनिंग जी, क्रांतिक ताप के नीचे गैस को लिक्विड अवस्था में चेंज किया जा सकता है दाब लगाकर, लेकिन क्रांतिक दाब के ऊपर कभी भी गैस को लिक्विड अवस्था में बदला नहीं जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिक ताप के ऊपर जो होगा वह हमारा 25 का ए ऑप्शन सही होगा।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और वर्नर के सिद्धांत के अनुसार उन्हें बताइए। पहला कह रहा है लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल आयन बाय कोवलेंट बॉन्ड। देखिए लिगेंड्स जो होता है मेटल और लिगेंड के बीच में सदैव कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उप सह संयोजक बंध बनता है। क्या बनता है? उप सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उप सह संयोजक बंध, अर्थात पहला ही ऑप्शन गलत है। अब हम देख लेंगे कौन कौन में से पहले ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब कि दूसरा तीसरा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। सेकेंडरी बैलेंसी हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, देखिए ये डायरेक्शन में होती है, या सही स्टेटमेंट का सेकेंडरी बैलेंसी आर नॉन अनयूजिबल। कोई कॉम्प्लेक्स है K4 या PCN, जैसे CO H2O 6Cl3, ये होती है हमारी प्राइमरी बैलेंसी, ये होती है सेकेंडरी बैलेंसी। यह आयंस में नहीं टूटती, आयन में नहीं टूटता, या आयन में टूट जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर दो द्रव अवस्था के बीच विलय की सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है, इस कथन को कहते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, राउल्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हेनरीज लॉ। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। किसी निश्चित ताप पर दो द्रव अवस्थाओं के बीच विलय की सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है, इस कथन को कहते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वितरण का नियम, इसे कहा जाता है वितरण का नियम। शुभम सिंह कह रहे हैं कि रोहित, सूरज और शुभम कुमार कह रहे हैं, दीपक कह रहे हैं कि 27 का सी ऑप्शन सही है। एकदम आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है अगर कोई दो फेज में सोल्यूशन है, एक फेज ए है और एक फेज सेकंड हमारा ए है, अगर कोई सॉल्यूट यक्स डिजॉल्व किया जा रहा है, अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 डिजॉल्व हो रहा है और इसमें C2 डिजॉल्व हो रहा है, तो नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है C1/C2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थात सॉल्यूट जो दोनों फेज में डिजॉल्व हो रहा है वह क्या होगा, उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो जो होता है वह सदैव कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, यह जो नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर लागू होता है, अर्थात और दोनों सॉल्वेंट्स हमारे इमिसिबल होने चाहिए, अर्थात एक दूसरे में कभी भी मिसबिल नहीं होने चाहिए, अर्थात अघुलनशील सॉल्वेंट्स पर यह नियम लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया की तापीय धारिता एक समान रहती है, चाहे अभिक्रिया एक चरण में हो या बहुचरणी में। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? हेस का नियम है, लासेटलिए प्रिंसिपल है, वन हाफ का नियम है, कि किरचॉफ का इक्वेशन है। जल्दी से बता दीजिए आप लोग। दीपक कह रहे हैं कि 28 का ए ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए सही ऑप्शन हेस लॉ है। हेस लॉ कहता है कोई रिएक्शन चाहे एक पद में हो चाहे बहु
पद में चाहे जितनी पद में हो, एंथैल्पी का चेंज समान होगा, अर्थात H1 हो, डेल्टा H1 हो, डेल्टा H2 हो, इधर से डेल्टा H3 हो, और इधर से डेल्टा H4 हो, इधर से डेल्टा H5 हो। अगर इधर से डेल्टा H हो तो हेस लॉ कहता है डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। अर्थात एंथैल्पी का चेंज सभी स्थानों पर एक समान ही होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेस का नियम हो जाएगा। जिप्सम है, देखिए जिप्सम जो होता है वह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, CaSO4 2H2O होता है, ये हमारा जिप्सम का सूत्र होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4। अगर इसको हीट करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O बनता है, जिसे हम POP के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसका नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यह पानी फूलने पर क्या हो जाता है? पानी पड़ने पर फूल जाता है, इसलिए इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों, मूर्तियों बनाने में किया जाता है। और जब कैल्शियम सल्फेट को और गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यह बनता है कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसे मृत तपित प्लास्टर का नाम दिया जाता है। कभी कभी पूछ सकता है मृत तपित प्लास्टर क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट को मृत तपित प्लास्टर कहा जाता है। ये पीओपी क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के इनके बंद क्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इनके बंद ऑर्डर को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्लियर? चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 डबल माइनस है। ठीक, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? 15, 16, 17, 18। मान लिया जाए M2 दिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। 14 पे 3, सबको पता है नाइट्रोजन में कितने बंद होते हैं? 3 होते हैं। नाइट्रोजन को आप लोगों ने देखा होगा, नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अब जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, 0.1 का घटाते जाइए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5, 2.5, इसका 2.0, इसका हो जाएगा 1.7, और इसका हो जाएगा 1.0। याद कर लीजिए इसको आप याद कर लीजिए इस तरीके से कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3, 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, 16 है तो 2, 17 है तो 1.5, अगर 18 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे? 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। तो ऑर्डर इसी क्रम में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, O2 डबल माइनस, O2, O2, O2 डबल माइनस, O2 माइनस, O2, O2 प्लस, अर्थात हमारा डी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। ठीक,
आर्हीनियस ग्राफ में अंतःखंड बराबर होता है। इंटरसेप्ट इन आर्हीनियस ग्राफ आर इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर, बी है एलियन, सी है एलियन की, डी है log बेस 10 ए। बताइए जल्दी से। आर्हीनियस 31 का बी कर रहे हैं कि आर्हीनियस खंड का ग्राफ में अंतःखंड बराबर होता है। और लोग बताइए। देखिए सबसे पहले आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, के बराबर ए ई पावर माइनस ई ए अपान आर टी के बराबर होता है। तो एलियन के बराबर क्या हो जाएगा, लाग ले लें माइनस ई ए अपान आर टी, क्योंकि सबको पता है एलियन ई पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स सिंपली होता है। तो अगर इसका ग्राफ खींचे तो क्या हो जाएगा एलियन। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसके बीच वेरिएबल ई एक कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ग्राफ खींचा जाएगा किसके, एलियन के अगेंस्ट 1/t। अगर इसको ग्राफ खींचना है तो दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के, अरे सॉरी, जो ग्राफ होगा माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होगा, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। इधर एलियन के हो गया, इधर 1/t हो गया, जो स्लोप होगा यहां से यहां तक, स्लोप स्लोप इक्वल टू क्या निकलेगा, जिसे हम लोग ढाल कहते हैं, ढाल इक्वल टू निकलेगा माइनस ई ए अपान आर। अब जो यहां से यहां तक की दूरी होगी जिसे हम अंतःखंड कहते हैं, अंतःखंड बराबर क्या निकला आएगा, हमारा निकलेगा एलियन ए के बराबर, अर्थात अंतःखंड हमारा क्या हो गया, एलियन ए हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर खत्म हो जा रही है। कल पुनः प्रश्नों महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ लेकर आएंगे हम। देखिए कल थोड़ा सा क्लास आपको डिसाइड नहीं है कितने टाइम चलेगी, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि कल एक परीक्षा होने के कारण से मेरी ड्यूटी लग गई है, तो मैं देर में आऊंगा, लेकिन प्रयास है कि आपको कल मैं पढ़ाऊं। ठीक है, अपने परिचितों को वीडियो को कह दीजिए भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है शेयर कर दें, और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप लोग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रश्नों को लेकर आए हैं। देखिए और आपको एक बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कराए जा रहे हैं वह लेवल आपका टीजीटी स्तर का है। आप इस लेवल से यदि आप पढ़ाई अपनी करते हैं, राजभर कर रहे हैं सर आपका प्रैक्टिस बहुत ही डीप है। ऐसा है राजभर जी, जो एलटी का पेपर आता है वह थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का आता है। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत ही स्टैंडर्ड आया है, तो अब तो पेपर स्टैंडर्ड ही उसी लेवल का आएगा, इसलिए पेपर का जो लेवल रखा जा रहा है वह स्टैंडर्ड ही रखा जा रहा है। देखिए अगर आपको हम प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है तो चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइए, और 149 रुपीज पर मंथ में आपको पूरे लगभग 25 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे पर मंथ। क्योंकि आप देखिए
अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वाटर का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, अमोनिया के, सब अब चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अब आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को स्टैंडर्ड लेवल पे करिए। जब तक आप तैयारी आपकी स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं होगी तब तक सिलेक्शन कठिन हो जाएगा। देखिए, परीक्षाएं चाहे जब हो, आप अपने प्रैक्टिस सेट को बनाए रखिए। वैसे मैं सोच रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस सेट आप अपने से क्वेश्चन करिए। मैं आपको ऐप के माध्यम से आपको क्वेश्चन दे दिया करूंगा 25 मिनट पहले, उसके बाद आप सॉल्व कर लिया करिए। सर मैं आपका प्रैक्टिस सेट जिन लोगों को परचेज करना है, देखिए आज रात तक खरीद लीजिए 12 बजे के बाद, क्योंकि आज 12 बजे रात के बाद आपका जो फीस हो जाएगी वह 299 हो जाएगी। ऑफर में आप लोग खरीदना हो तो खरीद लीजिए, आज ही परचेज कर लीजिए कोर्स को। अब पूरे पिछले जितने वीडियोज हैं आपको प्रैक्टिस सेट सब आपको मिल जाएंगे अभी। ऐसा नहीं कि जो आज आप खरीदेंगे आज से मिलेगा। आपके पुराने जितने प्रैक्टिस सेट सितंबर माह के हैं, सितंबर माह का वह प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा। और अगस्त माह के जो प्रैक्टिस हैं वह भी साथ में आपको कहिए फ्री ही मिल जा रहे हैं। दोनों प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिल गए। चलिए, आप लोग तैयार रहिए, तुरंत क्लास चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थ्योरी की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि एलटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, उसकी चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं। बस अभी से 5 मिनट बाद आप लोग तब तक चाय और पानी पी लीजिए। 5 मिनट बाद आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। हाँ, पढ़ाएंगे।